Hello everyone, welcome to Edu Guruji. So today in this video we will be discussing remaining questions of quantitative aptitude of CMAT 2022. In the previous video we have discussed from question number 1 to 10 और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक बिकॉज वी आर हैविंग टोटल 20 क्वेश्चंस इन QA portion. So let us start with our questions. In the question number 11, it is given that the average age of three friends is 20 years and their ages are in the proportion 2:3:5. Then the age of the oldest friend is. मतलब पूरे पेपर के शायद इजीएस्ट क्वेश्चंस में से एक होगा. हमको टोटल मिलाकर एवरेज देकर रखा है तीन फ्रेंड्स का कितना 20. हमको पता है एवरेज क्या होता है. एवरेज मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. और साथ में हमको ये भी देके रखा है कि उनकी एज का प्रोपोर्शन कितना है 2:3:5. तो लेट अस से हमने उनकी एजेस को मान लिया 2x 3x एंड 5x. हमको एवरेज देकर रखा है 20. तो एवरेज मींस 20 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3x प्लस 5x डिवाइडेड बाय हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर 3 मेंबर्स. 3 वहां गया 60 इज इक्वल्स टू दिस बिकम्स 10x which means x equals to 6. And if x equals to 6, what is being asked in this question? The age of oldest friend. Oldest friend means 5x. So 5 into 6 will become 30. So the answer to this question will be option C, that is 30 years. इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है. हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे. कैसे हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करते हैं हम वो भी देखते हैं. देखो ओल्डेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछ के रखा है. दैट मीन्स द नंबर हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 5. उस नंबर को 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा क्योंकि ओल्डेस्ट फ्रेंड के लिए जो रेशियो का पार्ट है वो है 5 का मल्टीपल होना चाहिए. दैट मींस ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो गए. ऑप्शन सी हमको पता है कि आंसर आ चुका है. लेट अस ट्राई विद ऑप्शन डी. चलो अगर हम बोलते हैं कि ऑप्शन डी 40 हमारा आंसर अगर होता तो 2:3:5 के रेशियो में अगर इसकी वैल्यू 40 होती दैट मींस किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से. सो ये भी 8 से मल्टीप्लाई होता. दिस वुड हैव बिकम 24. ये भी 8 से मल्टीप्लाई होता है एंड दिस वुड हैव बिकम 16. अगर हम यहाँ पर तीनों की एजेस को प्लस कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 80. जबकि क्वेश्चन में हमको क्या देकर रखा था एवरेज 20 है. दैट मीन्स तीनों का सम होना चाहिए था 60. दैट मीन्स ये हमारा आंसर नहीं होता तो 30 खुद हमारा आंसर हो जाता. इन दोनों में से कोई भी मेथड हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते थे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन है. मतलब थोड़ा सा डीआई बेस्ड क्वेश्चन है. डीआई के क्वेश्चंस में सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी चाहिए हमको कि हम पहले क्वेश्चंस देख लें कितने. कई बार ऐसा होता है डीआई में एक ही क्वेश्चन पूछते हैं और सीमैट में फ्रीक्वेंटली ऐसा होता भी आया है कि कई बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अगर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें जितनी भी मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की नीड नहीं है. हम डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन को अटैक करो. लेकिन अगर कभी हमारे पास ऐसा होता है जैसे इस पेपर में हमारे पास एक डीआई का ऐसा भी क्वेश्चन आया था जिसमें 3 क्वेश्चंस थे. अगर एक से ज्यादा है 2 से ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पास हैं तो हम जितनी भी अनफिल्ड इन्फॉर्मेशन है वो सबकी वैल्यूज निकाल लेंगे ताकि हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी हो जाए. ठीक है. सो हम यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बोल के रखा है कि 4 स्पोर्ट्स के बारे में देके रखा है स्विमिंग सिंगिंग ड्राइंग एंड डांसिंग. हमको बता के रखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 3000 जिसमें फीमेल स्टूडेंट्स हैं गर्ल्स हैं 1750. और हमको आगे एक टेबल देकर रखा है जिस टेबल में हमको कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन गिवन है. हमको क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल 3000 स्टूडेंट्स हैं जिसमें स्विमिंग में टोटल का 16% है, सिंगिंग में 21% है, ड्राइंग में 14% है, डांसिंग में 24% है, हैंडीक्राफ्ट में 25% है और यही परसेंटेज हमको गर्ल्स के लिए भी देके रखा है. और यहाँ पर हमको टोटल जितनी वैल्यू है वो भी गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है. टोटल वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमको 3000. यहां पर हमको टोटल वैल्यू गिवन है 3000 और यहां पर टोटल वैल्यू गिवन है 1750. दैट मींस हमको जो भी कैलकुलेशन करनी है वो यहां पर 3000 के अकॉर्डिंग करनी है, यहां 1750 के अकॉर्डिंग करनी है. अब जैसा कि अभी मैंने बोला कि हम चेक कर लेंगे कि कितने क्वेश्चन से, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से तो सिर्फ एक ही केस बन के आया था, एक ही क्वेश्चन आया था. अब एक ही क्वेश्चन आया तो हम एक एक करके सबकी वैल्यूज नहीं निकालते, हम तो सीधा क्वेश्चन पे अटैक करते हैं कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या है. हमको मैच द कॉलम करना है. पहला ऑप्शन अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर लिस्ट 1 में पहला स्टेटमेंट देख रहे हैं तो वहां पर बॉयज के बारे में बात करिए. अब बॉयज के बारे में अगर बात करिए तो हमको बॉयज की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी. हम वो ड्रॉप करते हुए अगर सेकंड देखें तो देखो सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों में गर्ल्स के बारे में बात की है. मैच द कॉलम में हमको पता है कि हमने 2 या 3 मिक्स कर दी मैच कर दिए तो चौथा खुद ही मैच हो जाता है. तो फर्स्ट फाइंड आउट ना करते हुए हम सेकंड वाले पे अटैक करते हैं. सेकंड में हमको बोला है गर्ल्स एनरोल्ड इन स्विमिंग एंड डांसिंग टेकन टुगेदर. अब गर्ल्स इन स्विमिंग, तो गर्ल्स इन स्विमिंग हमारा कितना है 14% एंड
ड्राइंग में कितना है हमारा, ड्राइंग में है 16%, तो 14% और 16%। अब ये 14% भी हमको 1750 का निकालना है, 16% भी हमको 1750 का निकालना है, तो हम दोनों को पहले ऐड ही कर लेते हैं, तो 30% हो जाएगा। और अगर हम 30% निकालने जाएं किसका, 30% ऑफ 1750, तो ये वैल्यू हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 3/10 हो जाएगा। दैट मीन्स 3/10 करके अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 175 विच कम्स आउट टू बी 525। तो 525 इसकी मैच करना चाहिए, 525 हमारा इसके सामने ही है। दैट मीन्स बी के साथ क्या आना चाहिए, 2 वाला आना चाहिए। अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं कि बी के साथ 2 कहां पर है। फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन में नहीं है, थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और देखो सिर्फ इतना सा करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमको ये चीज नहीं होगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस में अगर हम इस टाइप का ऑब्जर्वेशन रखेंगे ना, तो हमको देखो एक स्टेटमेंट से हमारा क्वेश्चन का आंसर ही आ चुका है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा हो जाता है कि हम एक ही ऑप्शन से फाइनल आंसर की तरफ मूव कर जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव टू वन मोर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इफ अ 30-meter ladder is placed against a wall such that it reaches the top of the wall, if horizontal distance between the wall and the base of the ladder is 1/3 of the length of ladder, then the height of the wall is। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर हमको क्वेश्चन की स्ट्रक्चर समझ में आ रही होगी तो हमको क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोलकर रखा है कि एक लैडर है जो कि एक वॉल के थ्रू इंक्लाइंड है, उस लैडर की लेंथ कितनी देकर रखी है हमको 30, और क्वेश्चन में आगे बोल के रखा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द बेस, वॉल एंड द बेस मतलब यहां इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको क्या बोला है कि वो लेंथ ऑफ लैडर का 1/3 है। तो अगर ये 30 है तो 1/3 होके ये कितना हो जाएगा 10। व्हाट वी हैव टू फाइंड, हाइट ऑफ द वॉल। दैट मींस ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। हमको दिख रहा है कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। दैट मींस वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट दिस बी x, so 30 square that is 900 will be equals to 10 square that is 100 plus x square. That means x square will become 900 minus 100 which is 800, और 800 का रूट फाइंड आउट करेंगे तो रूट कम्स आउट टू बी 20√2। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 20√2। सिर्फ क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनानी है, और इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एक बार अगर हमने रीड कर लिया तो ही हमसे ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यहाँ पर हमारे पास एक डीआई बेस्ड क्वेश्चन है, बट यही वो डीआई बेस्ड क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने बोला था कि हमको यहाँ पर इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और अगर हमको इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं दैट मींस अब हमको एक एक करके सारी वैल्यूज पे काम कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमको क्वेश्चन में देकर रखा है कि इस टेबल में परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देकर रखा है वर्कफोर्स ऑफ इंडिया एंड रेशो, मतलब 2 चीजें देकर रखी है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन भी देकर रखा है और मेल और फीमेल का रेशो भी देकर रखा है, और टोटल मिलाकर जो वैल्यू गिवन है हमको वो है 60 लाख। अब अगर टोटल मिलाकर वैल्यू हमारी 60 लाख है तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 60 लाख के अकॉर्डिंग टोटल परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 15% 60 लाख का निकालेंगे, दिस विल बी 9 लाख। 12% निकालेंगे, दिस विल बी 7.2 लाख। 9% निकालेंगे, दिस विल बी 5.4 लाख। 18% निकालेंगे, देखो 9 का डबल हो जाएगा 10.8 लाख। 21% निकालेंगे, दिस विल बी 12.6 लाख। 19% निकालेंगे, दिस विल बी 11.4 लाख, और 6% निकालेंगे, दिस विल बी 3.6 लाख। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब जैसे ही हमारी ये वैल्यू आ गई, अब हम एक एक करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है द नंबर ऑफ मेल वर्कफोर्स इन SA एंड MA पुट टुगेदर। SA एंड MA का मेल वर्कफोर्स, तो SA के बारे में बात करते हैं, दैट मींस इस बारे में बात हो रही है। इसका मेल वर्कफोर्स, तो मेल कितना है, मेल और फीमेल का रेशो गिवन है 5:3, तो हमको 7.2 को 5:3 के रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7.2 को 5:3 के रेशो में डिवाइड करना है, और मेल पूछा है, दैट मींस 5/8 ऑफ 7.2, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 0.9, सो दिस विल बी 4.5, दिस वैल्यू विल बी 4.5। सिमिलरली ये ऐसे निकल गया। अब MA के बारे में बात करते हैं। MA दैट मींस दिस वैल्यू 12.6 को किस रेशो में डिवाइड करना है, 3:4। मेल के बारे में बात की है तो 3/7 ऑफ हाउ मच इट इज 12.6। 7 और 12.6 कैंसिल हो जाएंगे 1.8 टाइम्स, सो दिस विल बी 5.4। इसका मतलब जो उन्होंने फर्स्ट में हमको बोल के रखा है द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स ऑफ SA एंड MA पुट टुगेदर 4.5 प्लस 5.4 दैट मींस इट इज 9.9 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट। अब व्हाट परसेंट पूछा है तो जो बोला है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो इन दोनों का टोटल हो गया है हमारा कितना 9.9 अपॉन किसका पूछा है, टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स इन PT सेक्टर। तो PT सेक्टर का टोटल वर्कफोर्स कितना है
पीटी सेक्टर का टोटल वर्कफोर्स है 11.4 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज, सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। इसको जैसे ही हमने 100 से मल्टीप्लाई करा हम कैलकुलेट करते हैं, ये डेसिमल हट सकता है। दिस विल बी 9900 डिवाइडेड बाय 114 into 8 times it is 912, remaining will be 72, so this will be close to 86 point something and approx question पूछ के रखा है, so this will be 87, so the answer to this question will be 87%। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, डेटा के अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी होती है डीआई के क्वेश्चंस में। ये ऐसे क्वेश्चंस है जहां पर हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली टाइम ले सकते हैं, स्पेशली कब, जब हमारे पास एक से ज्यादा क्वेश्चन अवेलेबल है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। इस सेट में फिर हमसे पूछा है, अब फिर हमको यहाँ पर उस वैल्यू की नीड पड़ सकती है, किस वैल्यू की, जो हमने यहाँ पर लिखी थी। सो लेट अस राइट दीज वैल्यूज वंस अगेन। दिस वाज 9, दिस इज 7.2, this one is 9 into 6 is 5.4, this one will be 10.8, this one will be, अब आपको बार बार ये वैल्यूज नहीं लिखनी पड़ेगी, मैं लिख रहा हूं आपके सामने, तो एक ही बार क्वेश्चन आएगा, आप एक बार लिख के उन वैल्यूज को यूज कर सकते हो। ये चीज कर लेना अगर एक से ज्यादा बार क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है तो, ठीक है। नेक्स्ट इज 12.6, नेक्स्ट विल बी 11.4 और लास्ट इज 3.6। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन एसई में फीमेल वर्कफोर्स इसमें, तो ये 3:2 तो मेल फीमेल का रेशियो है, तो हमको तो फीमेल के बारे में पूछा है, दैट मीन्स दिस विल बी 2/5, दिस विल बी 2/5 ऑफ 9 which comes out to be 2/5 of 9 will be 3.6, this will be 3.6 एंड पीआर सेक्टर, पीआर के बारे में भी बात की है, दैट मीन्स इस बारे में बात हुई है, दिस विल बी 7/12, फीमेल पूछा है क्योंकि 7/12 ऑफ 10.8, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इंटू 9 तो 6.3, 3.6 और 6.3 हमारी वैल्यू आ गई। इज व्हाट परसेंट, फिर परसेंटेज पूछ लिया, तो इन दोनों का टोटल हो रहा है 9.9। इज व्हाट परसेंट पूछा है किसका, मेल वर्कफोर्स इन सीएम सेक्टर, सीएम सेक्टर का मेल वर्कफोर्स, तो सीएम सेक्टर कितना है दिख रहा है हमको 5.4, उसका मेल वर्कफोर्स निकालना है, तो मेल वर्कफोर्स निकालना है तो 5/9 ऑफ 5.4, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी क्लोज टू, दिस विल बी एग्जैक्टली 3, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको दिख रहा है कितना आ रहा है आंसर 330%। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 330%। थोड़ी सी कैलकुलेशंस पे काम करना पड़ेगा, परसेंटेज कैलकुलेशन है और रेशियो कैलकुलेशन है, ये दोनों बेसिक कैलकुलेशन है, इनके बिना तो वैसे भी हम डीआई के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली, बहुत ज्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंटली सॉल्व नहीं कर सकते। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। The difference in the number of female workforce in SA and MA sectors together, SA और MA का together पूछा है, SA and MA together and the number of female workforce in PT, मतलब SA और MA का टोटल करना है और उसका PT के साथ डिफरेंस करना है, और ये पूरा का पूरा फीमेल के केस में डिस्कस करना है। सबसे पहले SA के बारे में बात करते हैं। अब हम यहाँ पर फिर से वो वाली वैल्यूज लिख देते हैं। SA, इसमें जिस चीज की नीड है वही लिखते हैं। SA दिस वाज 7.2, ऐसे के बाद MA पूछा है और PT पूछा है। MA दैट मींस 12.6 और PT पूछा है दैट मींस 11.4, ठीक है। अब इसका फीमेल का निकालना है तो SA का फीमेल निकालते हैं। सबसे पहले SA का फीमेल कितना 3, सो दिस विल बी 3/8 of 7.2 which comes out to be 9, this will be 2.7। नेक्स्ट हमसे बोला है MA के बारे में, तो MA का फीमेल निकालेंगे तो 4/7 of 12.6, दिस विल बी 1.8, दैट मींस दिस विल बी 7.2। तो 2.7 और 7.2 का हमको टोटल लेना है और इसका डिफरेंस किसके साथ लेना है, PT के फीमेल वर्कफोर्स के साथ। तो PT 11 और इसका फीमेल वर्कफोर्स कितना है 3, तो 3/8, सो दिस विल बी 3/8 इंटू 11.4। अब यहां हम देख पा रहे हैं कि हमको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं मिल रहा, थोड़ा सा अप्रॉक्स में आंसर आएगा। थोड़ा सा अप्रॉक्स में आंसर कैसा आएगा, 8 into 1 is 8, 34, 4 times something, so this will be close to 4.2, 4.2 के आसपास कुछ आएगा। इन दोनों का टोटल हमारा हो रहा है 9.9 और 9.9 में से हमने वो 4.2 माइनस करा तो हमको 5.7 के आसपास कुछ मिलेगा और 5.6 हमारा आंसर हो जाएगा।
अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन हमारे पास आंसर अप्रोक्स आया है। ये पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन है जिसपे हम ऑब्जेक्शंस रेस कर सकते हैं। जब हमारी आंसर की आती है, रिस्पॉन्स की आती है, उस टाइम पर एक ऑब्जेक्शन विंडो खुलता है। उस ऑब्जेक्शन विंडो में हम इस टाइप के क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं, बिकॉज द आंसर इज नॉट एग्जैक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे सामने कंडीशन है वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 times एज फास्ट एज अनदर पाइप। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को देखकर हम कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। एक पाइप जो है वो दूसरे पाइप से 3 गुना ज्यादा जल्दी भरता है। तो हम ऐसा बोलते हैं ना, पहला पाइप जो है वो अगर 1 यूनिट भर रहा है तो दूसरा पाइप 3 यूनिट भरेगा। 3 गुना ज्यादा बोला है। टाइम पे कभी भी फोकस नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में। टाइम के अकॉर्डिंग इक्वेशंस नहीं बनाना। इक्वेशन या जो कुछ भी वैल्यू लेट हम करते हैं, दैट शुड बी ओनली इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, दैट शुड बी ओनली इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। अगर हम बोल रहे हैं कि ए 1 यूनिट फिल करता है 1 मिनट में, तो बी 3 यूनिट्स फिल करेगा। हमको क्वेश्चन में बोल के रखा है दोनों मिलके 36 मिनट्स में फिल करते हैं। अब हमको यहां से दिख रहा है कि दोनों मिलके 1 मिनट में कितना फिल कर देंगे, 4। और ये 4 कितने मिनट तक किया इन्होंने, 36 मिनट्स तक। सो दिस विल बी 144। दैट मींस ये मेरा टोटल वर्क डन हो गया। ए 1 यूनिट फिल करता है, बी 3 यूनिट फिल करता है, दोनों मिलके 4 यूनिट फिल करते हैं, और दोनों मिलके 4 यूनिट 1 मिनट में फिल करते हैं। और ऐसा 4 यूनिट इन्होंने 36 मिनट्स तक फिल किया। सो 4 into 36 विल बी 144, विच इज द टोटल वर्क डन इन दिस केस। और अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि स्लोअर पाइप इस टैंक को अकेला भरने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना वर्क डन करवाना है, 144। स्लोअर पाइप की कैपेसिटी कितनी है, 1 यूनिट पर मिनट। सो हाउ मच टाइम इट विल टेक 144 मिनट्स। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 144 मिनट्स। इस टाइप के क्वेश्चन में, बस टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमको सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान रखना होता है। पहला कि उनका हम वन डे वर्क या फिर 1 यूनिट पे काम कर लें, और दूसरा हमारे पास टोटल वर्क डन होना चाहिए। ये 2 चीजें अगर हमारे पास हैं तो हम टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट अ बैग कंटेन्स 6 रेड balls, 6 red, 11 yellow balls and 5 pink balls. If 2 balls are drawn at random from the bag one after the other, ऐसा हमने एक पहले क्वेश्चन करा था, वहां पर ये नहीं बोला था वन आफ्टर द अदर, तो वहां पर हमको एक साथ निकालना था, और एक साथ निकालना था तो कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। बट यहां पर उन्होंने वन आफ्टर द अदर बोला है, मतलब पहले एक निकाला उसके बाद दूसरा निकाला, मतलब एक एक करके निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन वाज रेड, पहली रेड निकलनी चाहिए, एंड द सेकंड ड्रॉन वाज येलो, तो सेकंड येलो निकलनी चाहिए। चलो पहले रेड बॉल निकालते हैं, एक ही निकालना है, देयर इज नो नीड ऑफ कॉम्बिनेशन। पहली रेड बॉल 6 out of 22, सेकेंड भी निकालना है, मतलब एंड है मतलब मल्टीप्लाई है। सेकेंड बॉल कौन सा निकालना है, येलो, 11। बट अब ध्यान रखना है हमको यहाँ पर कि एक बॉल जो उन्होंने निकाल दी है वो उस बॉल को वापस से बैग में नहीं रखना है। सो सेकेंड केस में कितना आ जाएगा, 21, क्योंकि वो एक बॉल निकाल के हम क्या कर चुके थे, बाहर कर चुके थे। अब अगर वो वाली बॉल हमने बाहर कर दी तो उस केस में हमारा आंसर कितना हो जाएगा, दिस गेट्स कैंसल 2 times, दिस गेट्स कैंसल 3, तो 3/21 का मतलब होता है 1/7, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। और सॉरी, इट इज इन द ऑप्शन, सो दिस इज आवर आंसर 1/7। 6/22, this is 3/11, 11 cancel, 2 times cancel, 3/27, 1/7, yes exactly 1/7 is the answer. 1/7 is the answer to this question. Let's move to the next question. In the next question it is given as, given below are 2 statements. This is statement number 1 and this one is statement 2. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमको बोल के रखा है द सेट ऑफ नंबर्स, ये कुछ नंबर्स दे के रखे हैं, इनका मीन 9 है। अब हमको पहले मीन के बारे में पता होना चाहिए, तो मीन मतलब एवरेज, sum of all observations divided by total number of observations. What observations are there, 7. मीन निकालना है तो सबको ऐड कर देते हैं, 9 A B 10 8 7. How many observations are there, 3 and this will be 8 observations are there, और उनका मीन देकर रखा है क्वेश्चन में 9. That means mean is equals to this. यहां से हम कैलकुलेट करें तो दिस विल बी 72 इज इक्वल्स टू 7 8 24 एंड 25 इज 49 प्लस ए प्लस बी, 49 24 एंड 25, यस एग्जैक्टली दिस इज 49. सो ए प्लस बी विल बी इक्वल्स टू 23. अब अगर a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 23 आ गई, ये हमको a प्लस बी की वैल्यू 23 कब आई, जब हमने क्वेश्चन की पहली कंडीशन को यूज करा है जो कि मीन है। सेकेंड कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि मोड भी देकर रखा है हमको कितना, 8। मोड का मतलब होता है कौन सा नंबर,
जो हाईएस्टली ऑकर हुआ हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 8 और 7 हमारे पास दो दो बार है। अब अगर मोड 8 देकर रखा है, दैट मींस 8 को तो हाईएस्ट टाइम होना पड़ेगा। इसका मतलब ए और बी में से एक नंबर तो 8 है। कौन सा 8 है, डजेंट मैटर, इन दोनों में से एक तो 8 है। लेट अस से वो 8 है ए, सो ए प्लस बी, 8 प्लस बी विल बी 23 विच मींस बी इज इक्वल्स टू 15। बी की वैल्यू 15 आ गई। तो अब स्टेटमेंट में गिवन क्या है कि a इंटू बी इक्वल्स टू 120। क्या यहां पर हम देख पा रहे हैं कि a इंटू बी इक्वल्स टू 120? यस, वी कैन से दैट कि a इंटू बी इक्वल्स टू 120 है, बिकॉज 8 इंटू 15 120 होता है। इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने दो कंडीशन देने के बाद कंक्लूजन दिया, वो कंक्लूजन बिल्कुल सही है। सो द आंसर इज दैट स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है। नाउ वी हैव टू लुक एट वेदर द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। सेकंड स्टेटमेंट में बोल के रखा है दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये कंडीशन देकर रखी है। लेट अस राइट दिस कंडीशन, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 84, देन a प्लस बी इक्वल्स टू 20। अब a प्लस बी प्लस ए बी इक्वल्स टू 84 देकर रखा है, तो क्या a प्लस बी 20 होगा, उन्होंने ये पूछा है। अगर होगा मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, और नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हम लेट कर लेते हैं कि a प्लस बी चलो मान लिया 20 है, तो 20 प्लस ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 84, विच मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू 84। तो ए बी इज इक्वल्स टू 64, आई एम सॉरी, ए बी इक्वल्स टू 64। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 64 आ रहा है। अब कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 64 आता है, तो ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो 64 किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है, 1 इंटू 64 से आ जाता है, 2 इंटू 32 से आ जाता है, 4 इंटू 16 से आ जाता है, 8 इंटू 8 से आ जाता है। अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमको 64 मिल रहा है। किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 64 मिल रहा है, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 64 मिल रहा है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो हमको क्वेश्चन में बोल के रखा था a प्लस बी इक्वल्स टू 20 वो सही है? तो हमको चेक करना पड़ेगा। 1 इंटू 64, अगर हमने a और b की वैल्यू 1 और 64 रखी तो ये 84 नहीं बन पाएगा इस केस के अकॉर्डिंग। यहां से अगर हमने रखी तो भी नहीं बन पाएगा, यहां से रखी तो बिल्कुल बन जाएगा। और यहां से a प्लस बी देखो, हमको देख के कितना पता चल रहा है कि यस इट इज 20, दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एज वेल। ये चार केसेस बन रहे हैं, इन चारों केसेस में हमको देखना पड़ेगा कि क्या a प्लस बी की वैल्यू सही में इन केसेस में भी 20 हो रही है। मतलब इनडायरेक्टली हमको चेक करना है क्या सम 20 और प्रोडक्ट 64 है। तो इन चार में से किस केस में ऐसा हो रहा है कि सम 20 और प्रोडक्ट 64 है, तो 4 इंटू 16 में हो रहा है, जो कि हमारी कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, दैट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट विच इज द लास्ट क्वेश्चन। x प्लस वाई गिवन है 3, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। x इंटू वाई गिवन है 2, व्हाट वी हैव टू फाइंड, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ऐसे तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बट उस फॉर्मूले में अगर हमको आइडेंटिटी पता है तो उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, जो कि यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। x प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यहां पर x प्लस वाई हमको गिवन था 3 का क्यूब हो जाएगा 27 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं बिकॉज यही हमको फाइंड आउट करना है, इंटू 3xy, तो 3 इंटू 2 और x प्लस वाई मतलब 3। सो व्हाट विल दिस बिकम, 3 इंटू 2 इज 6 इंटू 3 इज 18 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, सो दिस विल बी 9। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विल बी इक्वल्स टू 9। सो आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप दिस इज क्लियर। ये अगर सारे के सारे जैसे मैंने सॉल्यूशंस बताए, ये सॉल्यूशंस अगर हम समझ पा रहे हैं और हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम ये चीज अच्छे से समझ पाएंगे कि इन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम 45 टू 50 मिनट्स के आसपास ले सकते हैं। फिर भी एग्जाम कंडीशंस में अगर हम प्रेशर फील करते हैं तो उस केस में भी हम 1 घंटे में तो सॉल्व कर सकते हैं। और सीमैट में अगर हम 1 घंटे में क्यूए और डीआई के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल उस कंडीशन में हैं, बिल्कुल उस पोजीशन में है कि हम 3 आवर्स के पूरे पेपर में बहुत आराम से 100 के 100 क्वेश्चंस पे एक गो थ्रू कर सकते हैं और जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप everyone enjoyed all the shortcuts, all the strategies, all the approaches that we have learned in this video. That's it for this video. Thank you.